माफ़ी चाहते हैं, लाइट कटने की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 30 पुरुष 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने पुरुष को नौकरी छोड़ देनी चाहिए जिससे कि कुल 26 दिनों में कार्य पूरा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 30 पुरुष 20 दिन में पूरा काम करता है। तो ये क्या है, 30 गुने 20, ये किसी पुरुष के एक निश्चित दिन में किए हुए कार्य को क्षमता को दर्शाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, बोल रहा है 6 दिन बाद कितने पुरुष को नौकरी छोड़ देनी चाहिए जिससे कि कुल 26 दिनों में कार्य पूरा हो जाए। 6 दिन बाद कितने पुरुष को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मतलब जो पुरुष काम कर रहा था 6 दिन तक काम किया, इसके बाद ना 6 दिन के बाद वो नौकरी छोड़ेगा। तो 6 दिन तक ये 30 पुरुष जो है 6 दिन तक लगातार काम करबे किया। अब देखिए अब आगे क्या कर रहा है। अब देखिए कि काम 26 दिनों में हमको समाप्त करना है। 6 दिन तक काम किया, अब दिन कितना बच गया, हमको 26 दिन में काम को कंप्लीट कर देना है। तो 26 में से 6 को घटा दीजिए तो 20 दिन, हमारे पास दिन बच गया 20। लेकिन हमको ये लास्ट में मालूम नहीं है कि कितने पुरुष को नौकरी पर से हटाना है। हटाने के बाद दूर छोड़िए, यहाँ पर कार्य की क्षमता है, तो पहले हमको ये देखना होगा अगले 20 दिन के लिए हम कितने पुरुष को हम काम पर रखेंगे। अब मान लेते हैं X पुरुष को हम काम पर रखेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर आ जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 180 के प्लस 20x। अब यहाँ पर 600, यहाँ पर 180 ये इधर आएगा तो माइनस में चले आएगा, बराबर हो जाएगा 20x के। यहाँ पर हम 20x लिख सकते हैं, यहाँ पर घटा दीजिए 0 2 4। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो x बराबर किसका हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। तो ये जो है 21 पुरुष अगले 20 दिनों तक काम किया। 21 पुरुष 20 दिन तक काम किया। 6 दिन के बाद जो 20 दिन है अगला 21 पुरुष काम किया। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर तो टोटल 30 पुरुष काम कर रहा था, तो हम कितने पुरुष को काम नौकरी पर से हटा दिए। तो यहाँ पर 30 में से हम 21 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पुरुष ऐसा था जिसको हम नौकरी पर से हटा दिए और काम 26 दिन में पूरा हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया के नोट समान संख्या में है जिसका मूल्य 385 रुपया है। तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक आदमी के पास 5 रुपया 20 रुपया 20 रुपया नहीं 10 रुपया और 20 रुपया। पहले क्वेश्चन को समझिए कि नोट है, मतलब कि उसके पास कोई थैला रहा होगा जिसमें 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया के समान संख्या में नोट है। मतलब कि जितना उसके पास 5 रुपया के नोट है उतना ही 20 रुपया के नोट है, उतना ही 10 रुपया के नोट है, उतना ही 20 रुपया के नोट है। अगर मान लीजिए उसके पास 5 रुपया के 10 नोट है तो 10 रुपया के भी 10 नोट है और 20 रुपया के भी 10 नोट है। अब टोटल मिलाकर उसके पास जो रुपया है अमाउंट 385 रुपया है। अब देख लीजिए, मान लेते हमको तो मालूम नहीं है उसके पास 10 रुपया के कितना नोट है और 5 रुपया के कितना नोट है, 20 रुपया के कितना नोट है। लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं उसके पास 5 रुपया के उसके पास 5 रुपया के x नोट है और 10 रुपया के भी x नोट है। काहे कि नोटों की संख्या
समान है। 5 रुपया में भी उतना ही नोट है जितना 10 में है, जितना 20 में है उतना ही फिर 10 में है। 20 रुपया के भी एक्स नोट हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर 5 रुपया के एक्स नोट होगा, 10 रुपया के अगर एक्स नोट होगा, 20 रुपया के एक्स नोट हम माने हैं, तो टोटल जो नोट निकलेगा उसके पास, तो नोटों की संख्या जो टोटल हो जाएगा, टोटल जो नोटों की संख्या हो जाएगा, नोटों की संख्या जो टोटल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस एक्स यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 5 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 को x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ पर 20 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 20x हो जाएगा। टोटल जो राशि हो जाएगा 385 रुपया के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 385 रुपया, 385 रुपया के बराबर है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ पर 35x हो जाएगा। 35x किसके बराबर हो जाएगा, 385 के। तो x जो नोटों की संख्या है किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 385 बटे 35। यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा, यहाँ पर काटिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 मतलब कि x बराबर हो जाएगा 11 के। अब जो ये जो 11 निकला है x, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या भी 11 है, 10 रुपया के नोटों की संख्या भी 11 है, और 20 रुपया के नोट की संख्या भी 11 है। तो यहाँ पर टोटल नोट कितना होगा, हम बताए थे 3x के बराबर होगा, 3 हो जाएगा, और x के जगह पर क्या आया है 11, तो उसके पास टोटल 33 नोट होंगे। इस नोट में 5 रुपया भी शामिल होगा, और 10 रुपया भी शामिल होगा, और 20 रुपया भी शामिल होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के बाद किसी धनराशि का समाप्ति मूल्य 8700 रुपया होता है, तो मूलधन क्या होगा। समाप्ति मूल्य कहने का मतलब क्या है, समाप्ति मूल्य मतलब ये हो गया कि मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्रधन होता है वो आपको 8700 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से बढ़ रहा है, मतलब कि उस पर जो ब्याज होगा एक वर्ष के अंत में 15% होगा, फिर दूसरे वर्ष के अंत में 15% होगा, और तीसरे वर्ष के अंत में भी 15% होगा। मतलब पहला वर्ष के अंत में 15 प्लस दूसरे वर्ष के अंत तक फिर 15%, और तीसरे वर्ष के अंत तक फिर 15%। तो टोटल परसेंट कितना हो गया 45%। 45%। अगर हम मूलधन 100 मानते हैं, अगर हम मूलधन 100 मानते हैं, तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा 15, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 15, और तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा 15, और टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 45 के बराबर। टोटल ब्याज जो 3 साल का हो जाएगा 45 के बराबर। अब देखिए बोल रहा है इसका समाप्ति मूल्य 87 रुपया, तो हम बोले थे समाप्ति मूल्य मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस टोटल ब्याज। हम मूलधन कितना माने हैं, मूलधन हम 100 माने हैं, और टोटल ब्याज कितना है, यहाँ पर टोटल ब्याज यहाँ पर 45 है। तो टोटल जो हो जाएगा समाप्ति मूल्य मतलब मिश्रधन 145 के बराबर हो जाएगा। और ये जो 145 है, हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन, ये जो 145 है किसके बराबर हो जाएगा 8700 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर होगा, एक होगा 8700 बटे 145। अब हम देख लीजिए यहाँ पर हम मूलधन 100 माने हैं, तो मूलधन जो हो जाएगा 100 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8700 बटे
8700 बट्टे सॉरी यहाँ पे 145 होगा, 145 गुने ये 100 यहाँ पर चलाएगा। अब यहाँ पर काटिए, यहाँ पर हम 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 तिहाई 87 होता है, यहाँ पर हम 300 लिख सकते हैं। अब 300 को 20 में गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6000। यहाँ पर जो 6000 रुपया आया है वही आपका मूलधन हो जाएगा, जो हम 100 माने हैं वही आपका 6000 रुपया आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250, 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100, 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। तो 3x प्लस 6y प्लस 15z का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 100, इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 100, इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर तीनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर तीनों समीकरण को हम वापस आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जो है सो तीनों में कॉमन है, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बच गया कोड, यहाँ पर अब बच गया 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 450 के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगा 450 के। अब हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 225 के बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 आया है। अब इस 15 को हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट करिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर डॉट का मतलब इंटू होता है, मतलब गुना। यहाँ पर 15 x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर 15 लिख दिए, किसके बराबर है ये 250 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 125 बट्टे नीचे में 15 चला आएगा। अब यहाँ पर हम काटिए, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x बराबर किसके हो गया, x बराबर 25 बट्टे 3 के बराबर हो गया। अब हम ऊपर में मिटाते हैं, नहीं तो हमारे पास स्पेस नहीं है, x का मान निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 15 आया था। अब देख लीजिए दूसरा समीकरण में हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर 2y इंटू इसके स्थान पर 15 लिख सकते हैं, जो 100 के बराबर आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 50 बटे इधर 15 नीचे चला आएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 10 बराबर हो जाएगा 10 बटे 3। अब यहाँ पर फिर x प्लस वाई प्लस जेड को पुट करेंगे समीकरण नंबर थर्ड में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह समीकरण नंबर सेकेंड था, इसको माने थे, और समीकरण नंबर थर्ड तो 2z इंटू
15 बराबर 100। यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, 100/30 लिख सकते हैं। 1 से 1 ये भी आ जाएगा 10/3। अब पुट कर लीजिए। यहाँ पर x के मान कितना आया है 25/3 और y का मान आया है 10/3 और z का मान आया 10/3। तो यहाँ पर हमको पूछा था 3x + 6y + 15z। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने x के मान कितना है 25/3 प्लस 6 गुने z का मान है 10/3 प्लस 15 गुने y का मान 10/3 और z का भी मान 10/3 है। यहाँ पर हम काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 6 15। यहाँ पर 25 प्लस 20 प्लस 50 बराबर 95। आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न को देखते हैं। 2 समान आयतन वाले बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 1:3 और 2:1 के अनुपात में है। वो एक साथ मिल जाए तो नया अनुपात क्या है? देखिए हमारे पास 2 बर्तन है जिसका आयतन समान है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि उस समान आयतन में दूध की मात्रा कितना है प्रत्येक में और पानी की मात्रा कितना है। लेकिन हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को हम इनडिफिनिट मानते हैं, उसको हम डिफिनिट नहीं मानते हैं। ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 एक बर्तन में, तो यहाँ पर दूध की मात्रा 10 भी हो सकता है और पानी की मात्रा 30 भी हो सकता है। यहाँ पर दूध की मात्रा अगर 20 होगा तो पानी की मात्रा 60 भी हो सकता है। यहाँ पर अगर दूध की मात्रा 20 होगा और तो पानी की मात्रा 10 हो सकता है। मतलब इसको हम डिफिनिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमसे जो पूछा है कि वे दोनों बर्तन को एक बर्तन में हम रख देंगे तो नया अनुपात क्या होगा, मतलब कि उस अनुपात में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमारे पास एक बर्तन है ए, जिसमें मिल्क एंड वाटर 1:3 के अनुपात में है। और दूसरा बर्तन है बी, इसमें मिल्क एंड वाटर 2:1 के अनुपात में है। अब बोल रहा है ये दोनों बर्तन मतलब कि समान आयतन वाला है। अगर इसमें 12 लीटर होगा तो इसमें भी 12 लीटर होगा। अगर इसमें 30 लीटर होगा तो इसमें भी 30 लीटर होगा। अब बोल रहा है कि दोनों बर्तन को हम एक बड़े बर्तन में दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर a + b हो जाएगा और a + b जो होगा तो इसमें नया मिश्रण बनेगा मिल्क और वाटर के। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम तो पलट दिए दोनों को a + b को एक नया बर्तन में। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं इस मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 12 लीटर है, दोनों का आयतन समान है, तो इसमें भी 12 लीटर होगा। जब इसमें 12 लीटर है तो अब देखिए यहाँ पर मिल्क कितना है 1 और वाटर कितना है 3, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 4। ये 4 जो है किसके बराबर होगा, 4 जो है 12 के बराबर होगा। तो 1 हो जाएगा 12/4, चरतियाई बराबर यानी 3 के। 1 बराबर हो जाएगा 3 के, मतलब इसमें जो मिल्क की मात्रा है 3 हो जाएगा और वाटर की मात्रा जो है वो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल्क कितना है, मिल्क 2 है और वाटर कितना है 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 12/3, 3 से काट देंगे 4 यानी 4 के बराबर। अब देख लीजिए यहाँ पर जो मिल्क के
मात्रा होगा 1 4 के बराबर, तो 2 किसके बराबर 8 लीटर होगा। और वाटर की मात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पर वाटर की मात्रा 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर हम दोनों बर्तन को उठाकर एक बड़े बर्तन में पलट दिए, यहाँ पर हम पलट दिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूध की मात्रा रहेगा और यहाँ पर जो दूध की मात्रा है, यहाँ पर तो दोनों सेम होगा। और जितना पानी इसमें था और जितना पानी इसमें था वो पानी यहाँ पर भी सेम होगा। तब यहाँ पर देख लीजिए मिल्क की मात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिल्क की मात्रा पहला बर्तन में था 3 और दूसरा बर्तन में कितना था +8 और यहाँ पर वाटर की मात्रा कितना होगा, पहला बर्तन में वाटर की मात्रा कितना था 9 लीटर और दूसरा बर्तन में वाटर की मात्रा कितना निकला है 4 लीटर। सिंपल। अब यहाँ पर 8 और 3 कितना होता है 11:9 और 4 13। नया बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो होगा 11:13। आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक निवेशक ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और शेष भाग 8% पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपया है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। देख लीजिए हमारे पास मालूम नहीं कि उसके पास कितने रुपया कितना की राशि था जिसको वो अपना व्यापार में लगाया। तो मान लेते हैं उसके पास टोटल 100 रुपये की राशि था। ₹100 की राशि था। अब देखिए इसमें से बोल रहा है 1/2 भाग, मतलब कि आधा भाग। अब 100 का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50 होगा। उसको 1/2 भाग 5% पर, मतलब कि 5% पर 50 को 5% पर लगा दिया तो वो 50 का 5% कितना होगा, काट देंगे 50 से 100 को तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 1/4 भाग 10% पर। अब देख लीजिए 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 100 का अगर हम 1/4 करते हैं तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देख लीजिए इस 25 को उसने क्या किया 10% पर लगा दिया, यानी 10% यानी 10/100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 25 5 दूना 10, यानी 5/2 रुपया। 5/2 जो है उसको लाभ की राशि होगा। 50 पर 5% लगाया तो 5/2 हो गया लाभ की राशि। और यहाँ पर 25 को 10% पर लगाया तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पर लाभ की राशि। अब देख लीजिए आगे बोल रहा है शेष भाग को 8% पर निवेश किया। अब देख लीजिए 100 रुपया का राशि था उसके पास, 50 रुपया तो पहले लगा दिया, फिर 1/4 भाग लगा दिया। अब कितना रुपया बचा, तो 100 में से अगर हम 50 + 25 को घटा देते हैं, 100 - 75, अब उसके पास 25 बच गया। अब इस 25 को उसने 8% पर निवेश कर दिया, मतलब 8% पर व्यापार पर लगा दिया, तो उस पर इस 25 पर उसको कितना रुपया की मतलब कि राशि फायदा होगा। यहाँ पर देखिए 25 का 8% यानी 8/100 रुपया। अब यहाँ से काट दीजिए 25 × 4 = 100, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 2। अब देख लीजिए ये जो राशि है 100 रुपया, उसको उसने 1 वर्ष के लिए व्यापार पर लगाया था, तो उसमें 50% पर हाफ पर हुआ था 5/2 रुपया, 1/4 पर हुआ था 5/2। अब जो शेष बचा था 25, उस पर उसको जो 8% पर लगाया उस पर लाभ की राशि था 2। अब देख लीजिए 1 वर्ष के अंत में क्या लाभ की राशि, क्या लाभ हुआ उसको,
जोड़ लीजिए, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 2, यहाँ पर जोड़िएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देख लीजिए, ये तो 1 वर्ष का था ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपया है। तो उसका जो लाभ की राशि जो उसका आय के रूप में प्राप्त हुआ, 1 वर्ष में हमको 7 के बराबर हुआ, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में 7 गुने 2 यानी 14 के बराबर हो जाएगा। अब ये 14 किसके बराबर हुआ? ये 14 हो गया 2800 के बराबर। अब दिखाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर आपको इसको मिटा देते हैं। अब देख लीजिए, ये 14 जो होगा आय किसके बराबर, जो हम माने थे मूलधन, जो उसका जो शुरुआत में हम माने थे कि उसके पास 100 रुपया राशि था, उसमें से उसको आय के रूप में, उसको व्यापार में लगाया था, आय के रूप में 14 प्राप्त हुआ। तो ये 14 उस 2800 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर होगा? 2800/14 के। जो उसने 100 रुपया शुरुआत में जो व्यापार में लगाया था, वो किसके बराबर हो गया? जो उसको, उसके पास जो 100 रुपया, मतलब उसको पूंजी के रूप में हम माने थे, जो 100 उसके पास था उसको हम पूंजी के रूप में माने थे, किसके बराबर हो गया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2800/14 गुने 100, काटेंगे यहाँ पर 14 दूनी 28, यानी ये हो जाएगा 20,000 रुपया जो उसके पास पूंजी था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।